यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात भारत में कहा जाता है जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो घर भी संभालती है और देश भी चलाती है, जो आंसू भी छुपा लेती है और हालात भी बदल देती है। लेकिन क्या सच में हमने उसे उसका हक दिया है या सिर्फ 8 मार्च को पोस्ट डालकर अपना फर्ज पूरा कर लेते हैं। भारत में नारी को देवी कहा जाता है, लेकिन कई बार उन्हें सपने देखने तक की इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था नहीं, उसकी राजनीति भी नहीं, बल्कि उसकी असली ताकत होती है उसकी वुमेन्स पावर में। लेकिन सच यह है, भारत की नारी की कहानी संघर्ष से ही शुरू होती है और नेतृत्व पर ही खत्म नहीं होती, अपितु आज भी जारी है। कहा जाता है कि वैदिक काल में जब गार्गी ने राजा जनक के सभा में खड़े होकर महान ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछे थे, उस समय कल्पना कीजिए जब समाज पूरी तरह पुरुष प्रधान था। एक स्त्री खुली सभा में दार्शनिक बहस कर रही थी। वह सिर्फ ज्ञान नहीं था, वह एक अदम्य साहस था जो एक स्त्री में हमेशा से विद्यमान होता है। समय बीतता है और मध्यकाल में महिलाओं की असुरक्षा बढ़ जाती है, जिससे समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में जड़ें जमाने लगती हैं और औरत को सम्मान के नाम पर सीमित किया गया। लेकिन हर युग में प्रतिरोध भी जन्म लेता है। 19वीं शताब्दी में जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में कानून बनाया। इसी समय ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया। यह सिर्फ सुधार नहीं थे, बल्कि वर्षों से चली आ रही कुरीतियों को मिटाने के लिए एक दरार थी। आगे चलकर समय बदला और एक और संघर्ष की कहानी 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने दिखाई। युवा माँ जो कि पीठ पर बच्चा और सामने थी ब्रिटिश सेना, और झांसी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और उसने झांसी देने से अंग्रेजों को साफ इनकार कर दिया। युद्ध भूगोल का नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान का था। अब जरा भौगोलिक आंकड़ों की बात करते हैं, जिसमें 1951 में महिलाओं की साक्षरता लगभग 8.9% की थी, जो कि 2011 में 65% से भी अधिक हो गई। और NFHS रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई, लेकिन सम भागीदारी अब भी लगभग 20 से 25% ही रही। मतलब साफ है, शिक्षा बढ़ी है, लेकिन अवसर को अभी भी सीमित रखा गया है। और इसी कारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार भी समय समय पर नारी सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाती रहती है। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जब हर तरफ डर, दमन और बेबसी का साया था, तब एक नाजुक सी आवाज गूंजती है जो सिर्फ कविता नहीं, क्रांति भी लिखती है। वह आवाज थी सरोजिनी नायडू की, एक ऐसी बेटी जिसने कलम को हथियार बनाया, शब्दों को शस्त्र बनाया और मंच को आंदोलन का मैदान बना दिया। अंग्रेजी हुकूमत के सामने बेखौफ खड़ी रहने वाली यह महिला सिर्फ भारत की कोकिला नहीं, बल्कि वह उस दौर की धड़कन थी जो हर भारतीय के सीने में आज़ादी का जज्बा भरती थी। और
घर की चौखट से निकलकर जेल की सलाखों तक का सफर आसान नहीं था। समाज की बंदिशें, अंग्रेजों का अत्याचार और एक महिला होने के कारण दो गुनी चुनौतियां, लेकिन सरोजिनी नायडू ने हर बेड़ी को मुस्कुराकर तोड़ा। उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए बल्कि सत्याग्रह की अगुवाई की, आंदोलनों में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गई। उनकी कविता में दर्द था, लेकिन उस दर्द में उम्मीद की रोशनी भी थी। उनके शब्दों में प्रेम था, पर उस प्रेम में देशभक्ति भी दिखती थी। सरोजिनी नायडू का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष चाहे जितना भी कठिन हो, अगर इरादे मजबूत हों तो इतिहास खुद रास्ता देता है। वह सिर्फ एक कवयित्री नहीं थी, वह स्वतंत्रता संग्राम की एक ज्वाला थी, जो आज भी हमें साहस और समर्पण की प्रेरणा देती हैं। कहानी में अगला नाम है भारत की खूंखार और तेज तर्रार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। क्या वो लोकतंत्र की सबसे मजबूत नेता थी या सबसे विवादित प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को सुपर पावर की दिशा दी और अमेरिका को भी चकमा दे दिया, या देश को आपातकाल में धकेलना उनकी कहानी का एक हिस्सा था। सच क्या है, आज हम जानेंगे। इंदिरा गांधी का वो चेहरा जो भारत के लिए याद रखा जाएगा, जो किताबों में कम और इतिहास के फैसलों में ज़्यादा लिखा है। जब 1966 का समय था और सत्ता खाली थी, तब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। दिल्ली के बड़े नेताओं ने आपस में यह कहा, या तो बस नाम के नेता हैं, और इंदिरा गांधी जी को गूंगी गुड़िया उपहास देकर उड़ाया गया तथा उन्हें कमजोर समझा गया। सोचा गया, नेताओं ने सोचा फैसला हम लेंगे, चेहरा उनका होगा, लेकिन असली परीक्षा जल्द ही सामने थी। पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई और वरिष्ठ नेताओं का सिंडिकेट उन्हें हटाना चाहता था। उन्हें राजनीतिक दबाव, ताने और अपमान एक साथ झेलना पड़ा, पर उन्होंने बड़ा जोखिम लिया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अपनी ही पार्टी के ताकतवर नेताओं के खिलाफ जाकर फैसला लिया। देश हिल गया और वही लोग जो उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे, अब उनकी राजनीतिक चाल से चौंक गए। संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। 1977 में चुनाव भी हार गई, सत्ता चली गई, आलोचना, विरोध सब एक साथ देखने को मिला, लेकिन वह टूटी नहीं। गांव गई और लोगों से मिली और फिर पुनः 3 साल बाद फिर से सत्ता में लौटी। आगे ही एक ऐसी ही कहानी है, जो कभी मिट्टी के घर में दिया जलाकर पढ़ने वाली आदिवासी बेटी आज उसी देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी है, राष्ट्रपति भवन में। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, साहस की और उस विश्वास की जो हालात में बड़ा होता है। नाम है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक ऐसा नाम जिसने गरीबी देखी, अपने दोनों बेटों को खोने का असहनीय दर्द भी सहा, पति को खोया पर खुद को नहीं खोया। ओडिशा के एक छोटे से गांव से निकलकर, एक शिक्षक से लेकर एक विधायक, फिर राज्यपाल और अंततः भारत की राष्ट्रपति बनने तक का सफर पूरा किया। लेकिन कई राजनीतिक पटकथा हैं इसकी। ये कोई राजनीतिक पटकथा नहीं थी,
ये तपस्या की कहानी है। जब देश में अक्सर राजनीति वंशवाद से जोड़ी जाती है, तब एक आदिवासी महिला का सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचना भारत के लोकतंत्र की ताकत को साबित करता है। वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं है, वो उन लाखों बेटियों की उम्मीद है जो संसाधनों की कमी से लड़ी। भारत की राजनीति में अगर किसी नेता ने जमीन से उठकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी लिखी तो वो नाम है ममता बनर्जी। एक साधारण परिवार की बेटी, कोलकाता की गलियों में पली बढ़ी और आज पश्चिम बंगाल की सत्ता पर लगातार काबिज एक मजबूत चेहरा। कोलकाता से निकली ये आवाज सिर्फ एक नेता नहीं बनी, बल्कि बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। 2011 से पहले बंगाल की राजनीति पर 34 साल तक वामपंथ का राज रहा, लेकिन जब ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला तो उन्होंने उस किले को भी ढहा दिया जिसे अजेय माना जाता था। उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं रही, बल्कि बंगाल में बदलाव की लहर बन गई। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। राजनीति की शुरुआत उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से की। 1984 में दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर लोकसभा में पहुंचना, यही वो पल था जिसने बता दिया कि ये नेता लंबी रेस के खिलाड़ी है। फिर आया वो दौर जब कांग्रेस से मतभेद हुआ। पार्टी के अंदर 1988 में मतभेद हो गया। कई लोगों ने कहा ये फैसला राजनीतिक आत्महत्या है, लेकिन ममता बनर्जी ने जोखिम लिया और वही जोखिम उनकी पहचान बन गया। सिंगोर और नंदीग्राम के आंदोलनों में जब किसानों की जमीन पर सवाल उठा तो ममता सड़क पर उतर आई। धरना, प्रदर्शन, अनशन, उन्होंने खुद को आंदोलन की प्रतीक बना दिया। और फिर 2011 बंगाल ने 34 साल पुरानी सत्ता को बदल दिया। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, ये राजनीतिक इतिहास का नया अध्याय था। आज ममता बनर्जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो केंद्र की राजनीति में भी एक मजबूत आवाज है। समर्थकों के लिए वो दीदी हैं, लेकिन विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती। ऐसी ही एक और कहानी है। जिस मिट्टी में सदियों तक आवाज दबाई गई हो, वहीं से अगर कोई आवाज सत्ता की दहलीज हिला दे तो समझ लीजिए वो सिर्फ नेता नहीं, इतिहास है। वो दौर जब दलित होना सिर्फ एक पहचान नहीं, एक संघर्ष था। जब सपनों की कीमत जाति से तय होती थी, जब स्कूल की चौखट से लेकर दफ्तर की कुर्सी तक हर जगह अदृश्य दीवारें खड़ी थी। ऐसे समय में दिल्ली के एक साधारण परिवार की बेटी ने ठान लिया वो सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगी, बल्कि व्यवस्था को चुनौती देगी। एक लड़की जिसने ताने सुनकर तिरस्कार झेला, लेकिन जवाब में खामोशी नहीं, राजनीति चुनी। वो नाम जो कभी व्यवस्था को असुविधाजनक लगता था, आज सत्ता के शिखर तक पहुंचा। ये कहानी है संघर्ष से सत्ता तक के सफर की। ये कहानी है मायावती की, जो कि एक शिक्षक बनने की तैयारी कर रही थी, जिन्हें सब लोग आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कांसीराम ने कहा तुम्हें राजनीति में आना चाहिए, और उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को साधते हुए उत्तर प्रदेश की अनुसूचित महिला मुख्यमंत्री बनी तथा 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक और संघर्ष की कहानी। कमी ये सिर्फ खाली जेब नहीं होती, ये कई बार खाली थाली, खाली जेब और खाली उम्मीदों का नाम होती है। जब हर सुबह एक नई चिंता लेकर आती है, जब माँ बाप की आंखों में सपने होते हैं पर साधन नहीं, जब मेहनत पसीने में बहती है पर किस्मत सूखी रह जाती है,
वहीं से शुरू होता है वो दर्द जिसे लोग कमी कहते हैं। ये इंसान को तोड़ देती है और उसी दर्द में उसे मजबूत भी बना देती है। ये कहानी उसी चुभन की है जो हर रोज जी जाती है, लेकिन कम ही लोग समझ पाते हैं। नाम है मेरी काम, जो कि मणिपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर संसाधन की कमी होते हुए भी सुविधा का मतलब सुन, लेकिन जज्बे ने बॉक्सिंग चुनी, जो सामान्यतः उस समय महिलाओं का खेल नहीं माना जाता था। शादी के बाद, बच्चों को जन्म देने के बाद फिर से रिंग में लौटी और 6 बार विश्व चैंपियन बनी। यह सिर्फ खेल नहीं था, यह जीत थी। ऐसी एक कहानी है। अगर भारत की बेटियों की हिम्मत को एक नाम देना हो, अगर संघर्ष को मुस्कुराकर हराने की तस्वीर बनानी हो, अगर पसीने की हर बूंद को तिरंगे में बांधना हो, तो वो नाम है पीवी सिंधु। हैदराबाद की एक साधारण सी लड़की जिसने सपनों को सिर्फ देखा नहीं, उन्हें जी कर दिखाया। सुबह 4 बजे की ठंडी हवा, घंटों की प्रैक्टिस, चोटों का दर्द, हार की चुभन, ये सब उसकी कहानी के अध्याय हैं। लेकिन हर हार के बाद वो टूटी नहीं और मजबूत हुई। जब दुनिया कहती थी मुमकिन नहीं है, तब उसने रैकेट उठाकर कहा, देखना मैं कर दिखाऊंगी। ओलंपिक के मंच पर तिरंगा लहराना कोई आसान सफर नहीं होता। इसके पीछे सालों का त्याग, परिवार का साथ, कोच की डांट और खुद से किया गया वादा होता है। सिंधु ने सिर्फ मैच नहीं जीते, उसने करोड़ों दिलों में उम्मीद जगाई। वो सिर्फ बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं, वो हर उस लड़की की आवाज है जिसे कहा गया ये तुम्हारे बस की बात नहीं। आज जब पीवी सिंधु की बात करते हैं तो हम मेडल की नहीं, उस जज्बे की बात करते हैं जिसने भारत को गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका दिया। यही है एक योद्धा की कहानी, संघर्ष से शिखर तक की। और एक कहानी इसी से जुड़ी है। हर बेटी को गुड़िया नहीं, कभी कभी मिसाइल भी थामनी पड़ती है, ताकि दुनिया समझे कि आसमान की ऊंचाइयां किसी एक लिंग की जागीर नहीं होती। केरल के एक साधारण से परिवार में जन्मी एक लड़की, समुद्र की लहरों को देखते देखते उसने सपनों की दिशा तय की। घर में संसाधन सीमित थे, लेकिन हौसलों पर कोई सीमा नहीं। जब समाज कहता था लड़कियां इंजीनियर और रक्षा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों के लिए नहीं बनी, तब उस लड़की ने चुपचाप अपनी किताबों से दोस्ती कर ली। पिता के असमय बीमार पड़ने के बाद भी परिवार की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। आर्थिक चुनौतियां थी, सामाजिक पूर्वाग्रह तो थे ही, और एक पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की जंग थी। पर वह नहीं रुकी। उसने विज्ञान को अपना हथियार बनाया और देश को अपनी प्रेरणा। जब उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में कदम रखा, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही महिला आगे चलकर भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मिसाइल कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका निभाएगी। उन्होंने अग्नि 5 और अग्नि 4 जैसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल परियोजनाओं का नेतृत्व किया, और यही से उन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। लेकिन यह उपाधि सिर्फ तकनीकी उपलब्धि की नहीं थी, यह उस संघर्ष की पहचान थी जो उन्होंने हर दिन जिया। मीटिंग रूम में संदेह भरी निगाहें, जेब में असफल परीक्षणों का दबाव और घर परिवार के बीच संतुलन, यह सब्र उनके जीवन का हिस्सा था। कई बार परीक्षण असफल हुए, मीडिया की निगाहें उठी, सवाल खड़े हुए, पर उन्होंने हार को सीख में बदला और सीख को सफलता में। उनकी कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है, आत्मविश्वास की कहानी है।
यह कहानी है उस बेटी की जिसने साबित किया अगर सपनों में आग हो तो हाथों में अग्नि संभालना भी संभव है। केसी थॉमस का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादे मजबूत हों तो एक साधारण लड़की भी राष्ट्र की शक्ति की प्रतीक बन सकती है। आगे एक और किस्सा। कुछ सपने जमीन पर पूरे नहीं होते, ये आसमान चुनते हैं और इतिहास बन जाते हैं। हरियाणा के करनाल की एक साधारण सी लड़की जिसकी आंखों में चमक थी और दिल में उड़ान की जिद। उस दौर में जब लड़कियों के लिए बड़े सपने देखना भी हद पार करना माना जाता था, तब कल्पना चावला ने आसमान को अपना लक्ष्य बना लिया। घर की छत पर खड़े होकर उड़ते जहाजों को देखना और फिर चुपचाप एक दिन मैं उड़ूंगी, या कोई फिल्मी संवाद नहीं था या उनका विश्वास था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने पारंपरिक सोच को चुनौती दी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में कदम रखना आसान नहीं था। सीमित संसाधन, समाज के सवाल और विदेश जाकर अपने सपनों को आकार देने की जंग। वे अमेरिका पहुंची, पढ़ाई पूरी की, रिसर्च की और फिर वह दिन आया जब उन्हें नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, यह भारत की हर बेटी के सपनों की जीत थी। जब वे पहली बार अंतरिक्ष में गई तो पूरा देश गर्व से भर उठा, और जब 2003 में स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो सिर्फ एक अंतरिक्ष यान नहीं टूटा, करोड़ों दिलों में एक खालीपन उतर आया। उनकी जिंदगी का अंत भले ही दुखद रहा, लेकिन उनका संघर्ष और साहस अमर हो गया। उन्होंने साबित किया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, न शहर की, न देश की, न लिंग की। कल्पना चावला सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक एहसास है, एक प्रेरणा है, एक संदेश है। अगर तुम्हारे सपनों में उड़ान है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आजकल महिलाएं पीछे नहीं हैं। मध्य प्रदेश की रीवा की धरती से उठी एक साधारण सी बेटी जिसने अपने सपनों को सीमाओं में कैद नहीं होने दिया। यही कहानी है अवनी चतुर्वेदी की। बचपन में ही आसमान को निहारने वाली अवनी के भीतर उड़ान का सपना था, लेकिन उस दौर में लड़कियों के लिए पायलट बनना लगभग असंभव माना जाता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मन में वायु सेना में जाने का विचार मजबूत किया। उन्होंने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट AFCAT पास किया और कड़ी ट्रेनिंग के लिए चयनित हुए, लेकिन असली संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कठिन ट्रेनिंग, पुरुष प्रधान वातावरण और हर कदम पर खुद को साबित करने की चुनौती। साल 2016 में भारत ने पहली बार महिलाओं को फाइटर स्ट्रीम में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसी बीच में अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह का चयन हुआ। यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं थी, बल्कि सदियों से चली आ रही सोच पर चोट थी। फरवरी 2018 में अवनी चतुर्वेदी ने अकेले MiG-21 मिशन लड़ाकू विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया। वह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी जिन्होंने सोलो उड़ान भरी। यह पल केवल उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गया। राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मां के संघर्षों का उल्लेख करते हैं, जिससे साबित होता है कि हर एक कहानी में मां का किरदार अहम होता है। हर मां जो घर में चूल्हा भी संभालती है और बच्चों के सपनों को भी। वह राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी है, या सिर्फ बड़ी महिलाओं की कहानी नहीं है, या उसे उस महिला की कहानी है
जो खेत भी संभालती है और घर भी। उस बहन की कहानी है जो अपने सपने रोक कर भाई की पढ़ाई करवाती है, और उस बेटी की कहानी जो आज कह रही है, मुझे मौका दो तो मैं इतिहास नहीं भविष्य भी लिख सकती हूँ। माँ जो खुद भूखी रहकर बच्चों को सिखाती है, खिलाती है, बहन को अपनी इच्छाएं दबाकर भाई का भविष्य बनाती है। या वो महिलाएं हैं जिनका नाम इतिहास में नहीं लेकिन हर सफल इंसान की कहानी में जरूर होता है। एक किसान की माँ, एक मजदूर की बहन, एक सैनिक की पत्नी देश की रीढ़ है। अगर माँ मजबूत है तो समाज मजबूत होगा। अगर महिला नेतृत्व में है तो राष्ट्र संतुलित होगा। आज की आबादी के साथ लेकर चलेंगे तो पूरा भारत आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि हमें सबको लगभग समान अवसर देने होंगे। अगर पीढ़ी शिक्षित होगी महिलाओं की, अगर बेटी सुरक्षित होगी तो भविष्य सुरक्षित है। भारत की नारी बस इतिहास नहीं दोहरा रही बल्कि भविष्य लिख रही है। धन्यवाद।